नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जब जब भी मामले आते हैं, उसमें से अब ये बात स्पष्ट होकर निकल रही है कि कोई मामला अगर हिंदुओं से जुड़ा हुआ है तो उसके अलग तरह से सुनवाई होगी, और कोई मामला अगर मुस्लिम से जुड़ा हुआ है तो उसको अलग चश्मे से सुप्रीम कोर्ट देखता है। आज ऐसे ही एक मामले पे बात करने वाले हैं जो आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या इस देश में वाकई में सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ है, जो इस देश की सर्वोच्च संस्था, जहां से लोगों को जस्टिस, न्याय की इच्छा होती है, उन्हें लगता है कि उन्हें वहां से न्याय मिल जाएगा। आपको भी ऐसा महसूस होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में, वो जो अपने देश में चलता है ना, मुस्लिम लोग जो शरिया कानून को तवज्जो देते हैं, और जब भी इस देश की सरकार वन नेशन वन लॉ की बात करती है तो किस प्रकार का माहौल बनता है, यह भी आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। तो कुछ ये भी मामला उसी प्रकार से है, और सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। उसे जो महसूस होता है या उसके दृष्टिकोण में वो लगता है कि यही चीज़ सही है, वो वही काम करता है। खास करके इस मामले में ऐसा ही लग रहा है। आपको याद होगा वजाहत खान के खिलाफ हेट स्पीच का मामला हुआ था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। ये वही वजाहत खान है। आपको याद होगा शर्मिष्ठा पनोली, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ बात बोली थी, और बाद में उसने उसके लिए माफ़ी भी मांगी और उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया था। लेकिन यही वजाहत खान ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की पुलिस गुरुग्राम में जाकर इसको गिरफ्तार करती है और वहाँ से ले जाती है कोलकाता। वहाँ भी इसको पहली सुनवाई के दौरान जमानत नहीं दी जाती, दूसरी सुनवाई में इसको जमानत दी जाती है। ऐसा क्यों हुआ? और जब इसके बारे में खंगाला गया, और ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं पर इतनी भद्दी तरीके से कमेंट करता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, इसके खिलाफ सबसे पहले केस दर्ज, जब इसका हिस्ट्री खंगाला गया और इसके बारे में जब ये सारे सबूत मिले, तो इसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुआ आसाम में, और आसाम में दर्ज हुआ तो यह अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बाद कई अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ दर्ज हुए मामले। तो इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कथित हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और 5 राज्यों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी कि आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको याद होगा, और ये कह रहा है कि जितने भी अलग अलग राज्यों में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, उसको एक जगह क्लब कर दिया जाए, यानी कि मर्ज कर दिया जाए। तो कोर्ट ने अभी फिलहाल इस पर अंतरिम रोक लगा दी है।
आपको याद होगा जब नुपुर शर्मा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, उन्होंने भी कोर्ट से कहा था कि जितने भी अलग अलग जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उनको एक जगह क्लब कर दिया जाए। उस समय कोर्ट ने क्या कहा था? उस समय कोर्ट ने यही कहा कि आपने इस देश में आग लगाने की कोशिश की है, यही कोर्ट की वर्डिंग थी। तो ये आदमी क्या कर रहा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कुछ दिखाई नहीं देता है? यह अपने आप में बड़ा ही विचित्र है। आगे क्या हुआ? वजाहत खान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अब तक 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। इन राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली शामिल। वजाहत खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देश के विभिन्न राज्यों के उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों के संभावित गिरफ्तारी में सुरक्षा की गुहार लगाई थी कि मेरी गिरफ्तारी को रोक लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोर्ट ने इस दौरान वजाहत खान की पश्चिम बंगाल के बाहर दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। तो क्या इतने दिनों के अंदर कोई नया कानून आ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन कर लेगी? क्या कर लेगी जो इन्होंने इसके गिरफ्तारी पर रोक लगा दी? वो क्लब ही करना चाहता था ना, आप कर देते। आप तो बड़े दयालु हैं। वजाहत खान की ओर से जो वकील पेश हुआ उसने दलील दी कि खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी है और उन्हें हटा भी दिया है। इसके बावजूद उन्हें जान से मारने और सिर कलम करने जैसी धमकियां मिल रही है। सर तन से जुदा के नारे इस देश में कौन लगाते हैं, कब लगाते हैं, यह सभी को पता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जब शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हुई थी या उससे जुड़े मामले आए थे तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था क्या? उस समय क्यों चुप्पी साध लेती है? जब सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर का मामला जाता है कि किस प्रकार से वहां हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ था, कैसे उनको वहां से निकाला गया था, तो वो कैसे फटकार लगा देती है कि ये बहुत पुराना मामला है, इसको आप लोग लेकर के कैसे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं? क्यों? क्या उनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? वो कहां पे जाएंगे? और ये कहां लिखा हुआ है कि अगर जो चीज़ पहले नहीं हुआ वो आने वाले समय में भी नहीं होगा? या सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऐसे लॉ में लिखा हुआ है कि किस बात पे, किस सब्जेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कौन से सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के अनुसार मुद्दे नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा? उसकी एक सूची जारी कर दे, लोगों को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये मामला है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है और ये मामला है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, ताकि लोग उसी के हिसाब से जाएंगे। ये भी तो एक बड़ी बात है ना। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान को नसीहत दी। शीर्ष अदालत ने तमिल की एक कहावत का हवाला देते हुए कहा कि आग से जला हुआ घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों से किया गया घाव भरा नहीं जाता, भर नहीं सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मुहावरों का दौर चालू हो गया है। आप उनसे जस्टिस की उम्मीद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल कोर्ट में यही सब मामले चलते हैं। वजाहत खान कोलकाता में, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये रसीदी फाउंडेशन चलाता है। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने
और दो धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में वजाहत के खिलाफ काफ़ी साक्ष्यों और दस्तावेजों के होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे शुरुआत में गिरफ्तार नहीं किया। बाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने उसके खिलाफ आक्रोश को जब देखा, तब अन्य राज्यों में वजाहत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जब दबाव बढ़ने लगा, तब इसको 9 जून को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद 23 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ये बंदा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उसकी गंदी टिप्पणियों को देखने के बावजूद किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने और पश्चिम बंगाल के बाहर के राज्यों में दर्ज एफआईआर के तहत उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से साफ समझा जा सकता है कि कोर्ट ने वजाहत के मामले में अनावश्यक नरमी दिखाई है। आपको याद होगा जब एक चल रहा था जिसमें द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति भी मौजूद थी, उस समय सीजीआई DY चंद्रचूड़ साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि जजमेंट और जस्टिस, इस दोनों का फर्क लोगों को दिखना चाहिए। आप जजमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को जो जस्टिस की उम्मीद रहती है वो कब मिलेगा। तो ये हाल हो गया है सुप्रीम कोर्ट का। और जब ये लोग बड़े बड़े संगोष्ठी में जाते हैं तो आपने देखा किस प्रकार से बड़े बड़े बातें करती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन जब हकीकत में करने की बात आती है तो आप बैठ करके मुहावरे सुनाते। और हिंदुओं के मामले में ये जो टोपी पहनाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, यह बात भी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और किस प्रकार से ये भेदभाव लगातार सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहा है। आप अगर इसके ऊपर कुछ बोल दीजिए तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपको नोटिस आ जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इस देश में इसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा? सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को आंख बंद करके स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी? क्या उनके ऊपर वो कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं? ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात। तब इसके अगले सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सेम तरह के केस में अलग तरह की टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट को शोभा नहीं देता। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।